नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 8 हमारे अतीत भाग 3 का पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ। तो आइए शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती थी। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? तो आइए देखते हैं कि क्या सच में तारीखें इतनी इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में कैसी चीज़ें विद्यमान थी और उनमें कौन कौन से चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही हो रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आ जाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी का जो प्रचलन है वो कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए हमारे जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने के पहले से लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे, ऐसा भी होता होगा। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए हम यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे तो उस समय लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में तिथियां या जो अवधि है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हम हर चीज़ को एक तारीख के हिसाब से तो याद रख नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे पुराने टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा, हमने एक आधुनिक युग के बारे में पढ़ा, मध्यकाल के बारे में पढ़ा, फिर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़कर आए, फिर हमने मुगल काल के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में ब्रिटिश काल के बारे में पढ़ा। तो इन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। पहले हमारे पास क्या था, जब हम पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे हैं तब हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है उसकी। हमारे पास उसका एक टाइम पीरियड है, एक अवधि है कि हाँ इतने समय में ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ चीज़ें, धारणाएं जो हैं वो बनाई गई। फिर धीरे धीरे जब हमारे पास लिखित स्रोत उपलब्ध हुए तब भी हमने अवधियों को देखा है ज़्यादा, कि इस अवधि से इस अवधि तक, यानी इस समय से लेकर इस समय तक ये चीज़ें हुई होंगी। जैसा कि इतिहासकार भी हमें किसके बारे में बताते हैं, राजा के बारे में बताते हैं, शासक वर्ग के बारे में बताते हैं, वो कब पैदा हुए, कब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने कहाँ पर वो बड़े हुए, कौन कौन से उन्होंने युद्ध किए और कैसे कैसे उनका रहन सहन, आचार व्यवहार, उनके आदेश वगैरह या कार्य हुआ करते थे। तो वो एक टाइम पीरियड को हम पढ़ते हैं, एक समय अवधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग जब मुगल काल को या दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी हम यही सारी चीज़ें पढ़ते आते हैं कि कौन कौन से जो शासक हैं वो आते हैं, कौन कौन सा, जैसे पहले गुलाम वंश था, फिर उसके बाद दूसरा कोई वंश आया है ना, इल्तुतमिश आता है, फिर उसके बाद रजिया सुल्ताना आती है, उसके बाद और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह आते हैं। बहुत सारे राजा जो है वो चेंज होते रहते हैं। सबका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। तो हम उन सब के बारे में भी क्या पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे कार्य किया, उनकी क्या कार्यशैलियाँ थी, कितनी अवधि तक रहे, कौन कौन से युद्ध किए। तो यहाँ पे तारीखें, जो समयावधि है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना। तो ये देखिए, हमें यहाँ पर एक हिंदुस्तान, एक रेनल नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है, एक इन्होंने नक्शा दिया है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, यानी कि ये जो ब्राह्मण वर्ग हैं इस ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए नक्शे का आवरण चित्र, यानी कि पहला जो नक्शा जो है वो
यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध करवाता है? पहली चीज़ तो हमें यही समझनी है कि उपनिवेश का बोध कैसे कराया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत एक उपनिवेश रहा है, एक कॉलोनी रहा है, कॉलोनियल स्टेट कहा जाता था, जो ब्रिटेन के अंडर में रहे हैं। जैसे ब्राह्मण जो ब्रिटेनिया को एक शास्त्र भेंट कर रहे हैं, ये उसके नक्शे का आवरण चित्र है। आवरण चित्र यानी मुख पृष्ठ है, पृष्ठ जो है फ्रंट पेज है किसी एक नक्शे का। 1782 में इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, 1782 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपते हैं। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक यानी अपनी इच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। ये नक्शा जो रेनेल के द्वारा जो तैयार किया गया है, देखिए ध्यान रखिए, 1782 में रॉबर्ट क्लाइव रेनेल नाम के व्यक्ति को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपते हैं। अब इस चित्र को देखिए, इसमें यह दिखाया गया है कि हमारे यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है, हमारे इन प्राचीन ग्रंथों को इस ब्रिटेनिया यानी ये जो ब्रिटेन की जो सत्ता है, एक सत्ता का प्रतीक दिखाया गया है ब्रिटेन का, इसे हमारे प्राचीन ग्रंथ सौंप रहे हैं कि हमारी आकर रक्षा करो, तुम आओ यहाँ पर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर जो किया गया है उस समय और परिस्थिति के हिसाब से ही था। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि 1782 में रॉबर्ट क्लाइव जो है रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमने अभी सारा कुछ पढ़ा कि ट्रेनों का आविष्कार कब हुआ होगा, अखबारों का कागज़ का आविष्कार कब हुआ होगा, या जो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं वो कैसे हुए होंगे, कौन से शासक वर्ग रहते हैं, तो ये सारे जो ऐतिहासिक सवाल है हमें समय के बारे में सोचने को प्रेरित करते हैं, हमें मजबूर कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आकर स्थापित हुई थी। हम उसके लिए कोई एक तारीख नहीं कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर तो पहले शुरू हो गई थी ना उनकी यहाँ पर आने की। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुए या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह भी बताना संभव नहीं है। हर चीज़ को सिर्फ तारीख के लहजे से याद करना, समझना, इतिहास में याद रखना वो संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ये जो भी हमने डिस्कशन किया था पहले कि हर चीज़ एक प्रक्रिया से होकर गुजरती है और उसमें समय लगता है। ये किसी एक पल का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, उस एक लंबे समय से निकल कर बात करते हैं। तो ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि, एक टाइम पीरियड, एक स्पैन ऑफ टाइम की ही बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। देखिए, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन टीज, कॉफ़ी एंड प्रोविजंस, है ना। ये जो लिप्टन जो चाय है, इसका स्वाद कोई एक दिन में नहीं शुरू हो गया था। इसके स्वाद को महसूस किया गया और एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये लोगों की जुबान पे चढ़ा था। ये पुराने टाइम में लिप्टन जो चाय है उसका एक एडवर्टाइजमेंट है। फिर आगे देखिए, तो लोग फिर इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इसकी एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई करी, वह कब मरा, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि हमने पिछले 6th और 7th क्लास की इतिहास की किताबों में देखा है,
अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। देखिए, इतिहासकारों में हमने जो जितना भी इतिहास जो पढ़ा है वो लगभग शासकों के बारे में पढ़ा है ना। हमने आम जनता के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। हमें शासकों के बारे में भी किससे पता लगता है, जो इतिहासकारों ने लिखा है कि वो कब पैदा हुए, कब उनकी शादियां हुई, कैसे उन्होंने घर से त्याग किया, या कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, कौन कौन से उनके शत्रु थे, वो सारी चीज़ें हमें जो इतिहास में बताई गई हैं हम वही पढ़ते आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्या आम जनता में कोई इतिहास चेंज करने वाली कोई बातें नहीं थी, क्या उनके जीवन पर उस सारी चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनके बारे में लिखा नहीं गया है। जैसे हम जो विदेशी इतिहासकार हैं, जब हम उनका इतिहास पढ़ते हैं तो हम शासक वर्ग के बारे में कम, बल्कि हम उस उपमहाद्वीप में घटित होने वाली जो आम चीज़ें थी, जो आम जनता को प्रभावित कर रही थी, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इतिहासकार हैं इस देश के या उपमहाद्वीप के, वो तो शासक वर्ग के ऊपर ही पूरा लिखते रहे हैं। लेकिन जो अन्य इतिहासकार, जो विदेशी साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, उन्होंने आम जन के बारे में भी लिखा है। इसीलिए हमें उनके बारे में पता लगता है कि वे क्या करते थे, कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्यों क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार कैसे फैले, कैसे रियासतें बनी, नए विचार पनपे और समाज और संस्कृति किस तरह से बदले। अब देखिए, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार हुए और किस तरह की नई रुचियां चलन में आई। अब ये लिप्टन चाय के लिए 1922 में तैयार किया गया ये विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। जो दिल्ली में जो कनॉट पैलेस है वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी इनको दी गई थी। अब ये है कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। देखिए, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर हम चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण लेते हैं। चलो, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी जो वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्रता के समय ये दोनों देशों के, यानी अधिकृत तौर पे पाकिस्तान के भी अंतिम वायसराय थे और पहले और अंतिम थे, और भारत के ये अंतिम वायसराय थे। ठीक है, ये लॉर्ड माउंटबेटन पे आकर ख़त्म होता है। वापस देखिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो भी इतिहास लिखा है उसमें गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इनके टाइम से ये शासन शुरू होता है और ये ख़त्म कब होता है? जब आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के टाइम पे इसके वायसराय होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल, जैसे हेस्टिंग्स है, वेलेस्ली है, विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड कैनिंग है, लॉरेंस है, लिटन है, रिपन है, लॉर्ड कर्जन है, हॉर्डिंग है, लॉर्ड इरविन है, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं। हम इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना ख़त्म होने वाला इस इतिहास में सिलसिला छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। ब्रिटिश इतिहासकारों ने और हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने भी, जितने भी वायसराय गवर्नर जनरल रहे हैं, इन सब के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और हमारे लिए उनका जो टाइम पीरियड था यहाँ पर काम करने का,
शासन करने का, वो पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन लोगों के जीवन क्रम का ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? देखिए, गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य हो, तालमेल हो। इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी से पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए कोई जगह ही नहीं होती वहाँ। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो चित्र दिया गया है ये कौन है? ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। अब हम अवधियां तय कैसे करते हैं? अभी तो हमने तारीखों के बारे में पढ़ा, अब अवधियों की, टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स मिल इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत जाना पहचाना नाम है, 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, आप याद रखिए। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल 3 विशाल खंडों में, यानी 3 वॉल्यूम्स इसके बुक्स के आते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये किताब लिखते हैं। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया, लेकिन क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? देखिए, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें ये बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। अब देखिए, मिल को लगता था, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ केवल चारों ओर धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, ऐसा जेम्स मिल को लगता था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। जेम्स मिल का ये मानना था कि जो ब्रिटिश शासन है वो इतना क्वालिफाइड है, इतना अच्छा है कि वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इनके हिसाब से तो इंडियन पीपल वर नॉट सिविलाइज्ड, दे वर इनसिविलाइज्ड, ठीक है। इनको ऐसा लगता था ये सिविलाइज्ड पर्सन नहीं है, सभ्य पर्सन नहीं है। इस काम के लिए ज़रूरी था भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। क्या सुझाव है इनका? मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इनका मानना था अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। एंड एक्चुअल क्या था, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जितना ज्ञान भारत को था उतना विश्व के किसी अन्य देश को था ही नहीं। जो सारी चीज़ें
ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। ये सारी जो ऐतिहासिक खोजें हमारे यहाँ के जो स्कॉलर्स रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, जो वैज्ञानिक हमारे यहाँ के रहे हैं, वो सब हजारों सालों पहले ही कर चुके थे। ये इतना पांडुलिपियाँ यहाँ की उठा उठा के लेके गए, उसको ट्रांसलेट किया, वहाँ से उसको सीखा और अपने नेम से इनको पब्लिश करवा करवा के ये लोग इतने बन गए हैं। और इतना इन्होंने यहाँ से जो वेलफेयर थी, जो यहाँ के जो सोना चांदी था, जो मसाले थे, या बहुत सारी ऐसी सैकड़ों चीज़ें थी जिनको यहाँ से भेज भेज कर इंग्लैंड में भारत की हालत को ख़राब किया था, यहाँ के काम धंधों को ठप किया था। खैर वो सब हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। हाँ, ये बात तो सत्य है कि यूरोप में, यानी यूरोप का जो हिस्सा है, इंग्लैंड जो एक देश है, ये अपने आप को उस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में फैला चुका था। लगभग यहाँ तक कि जो आज जो एक सुपर इकोनॉमी है अमेरिका, वो भी किसी न किसी टाइम पे इसका उपनिवेश रही है। तो हम सोच सकते हैं कि अंग्रेजी शासन ने शुरू से दुनिया के हर हिस्से में कैसे अपना वर्चस्व बढ़ाया था, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इनका ये मानना था कि अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था उपमहाद्वीप में। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जी। जितना ज्ञान, जितना नॉलेज हमारे यहाँ था, वो दुनिया के किसी और देश में नहीं था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उस वक्त तक कोई ऐसे फालतू के झगड़े नहीं थे, कोई इतना एक साथ धर्म को ही लेकर सब चलते थे, लेकिन आपसी समन्वय था। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे। हम लोग तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो वैदिक कल्चर रहा है, ऋग्वेद काल रहा है, उसमें तो कोई ऐसी जाति व्यवस्था या कोई धर्म का था ही नहीं, है ना। सिर्फ कर्म प्रधानता थी। कर्म के आधार पर व्यवसाय होता था, कर्म के आधार पर ही वो अपने, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता थी कि वो ब्राह्मण बनना चाहता है, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, काम के आधार पर था। लेकिन जातिगत व्यवस्थाएं तो बहुत बाद में आई हैं, ठीक है। किसी और सारे जो धर्म है वो सारे एक जैसे ही चल रहे थे, बढ़िया चल रहे थे सब कुछ। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम मौर्य काल को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आजीविक संप्रदाय को फॉलो करता है, आजीविक नहीं सॉरी जैन धर्म को फॉलो करता है। फिर उसका जो बेटा है बिंदुसार, वो आजीविक धर्म को मानने लग जाता है। लेकिन जो अशोक आते हैं वो बुद्ध धर्म को अपनाने लग जाते हैं। वैसे वो शिव की पूजा भी करते हैं, लेकिन इसको बौद्ध धर्म को भी इतनी प्रधानता देते हैं। तो ये उनकी अपनी चॉइस थी। लेकिन एक राजा बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जनता भी उसको फॉलो करने लग जाए। सबको अपना अपना एक धर्म के हिसाब से अपने आप को हिसाब से जोड़ने की ज़रूरत थी। तो ऐसा नहीं था। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। हमने अभी यही बात की है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालखंडों में बांटकर देखते हैं। हमने भी अभी इसके बारे में शुरू में ही ये बात की थी कि हम हमारी जो सभ्यता है उसको प्राचीन सभ्यता में, फिर मध्यकालीन समाज में, मध्यकालीन ये जो प्राचीन समाज जो है ये 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष तक पूर्व का हम जो है ये हम पाषाण काल या प्राचीन काल मानते हैं, ठीक है। पाषाण काल या प्राचीन काल मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम मध्यकाल जो है ये 750 से 1750 यानी 1750 ईस्वी के आसपास का हम मध्यकाल मानते हैं। फिर आधुनिक काल जो है ये 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध से जो वर्तमान में चल रहा है ये सारा आधुनिक काल है, ठीक है। ये सारा हम पीछे की चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं। अब आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा जो वर्गीकरण सुझाया गया है इससे अलग हटकर इतिहासकार जो है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी हमें पश्चिम से मिली है, यानी उन्होंने ही कहा है
उन्होंने नहीं पश्चिम देशों ने ही हमें ये जताया है कि आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जैसा कि हम इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि भारत जो है वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, है ना। कॉलोनियलाइजेशन था, ये एक तरह का उपनिवेशीकरण बनाए थे, एक कॉलोनी बना दी थी इसको हम, मतलब पूरे इतने बड़े देश को। अब उपनिवेश क्या होता है ये हम देखते हैं। इस किताब में हम पढ़ते हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। ये तो हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने हैदराबाद के जो नवाब है उनको दबाया, अवध वालों को दबाया, झांसी वालों को दबाया, है ना, कि आपकी अपनी संतान नहीं है, किसी का शासन अच्छा नहीं है, तो हर चीज़ को उन्होंने अपने अपने अंडर में करने की पूरी पूरी कोशिश करी थी। आप देखते हैं कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। देखिए ब्रिटेन के लोग अब जब यहाँ पर आती हैं व्यापार की दृष्टि से, तो वो ये देखते हैं कि भारत तो पहले ही समृद्ध है, इनको तो करेंसी वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई चीज़ चाहिए होती थी तो एक को बेचता था, और अगर दूसरे व्यक्ति को कोई और चीज़ चाहिए तो वो किसी और को बेचकर, वस्तु विनिमय प्रणाली थी पहले, मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं थी। अगर हम एक अर्थशास्त्र की तौर तरीके से बात करें तो भारत में पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी कि वस्तु के बदले वस्तु खरीद ली जाती थी, और ये अपने आप में समृद्ध थे, ऐसी कोई परेशानियों वाली चीज़ें नहीं होती थी। कभी कभार मुद्रा का थोड़ा बहुत चलन था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें यहाँ के वस्तुओं से तो कोई लेना देना था ही नहीं, तो इनको तो सिर्फ मुद्रा से मतलब था। तो इन्होंने जो वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी उसको ख़त्म किया और इसकी जगह ये मुद्रा के चलन को बढ़ावा दिया, और हर चीज़ के लिए इन्होंने लोगों से यहाँ के राजस्व लेना शुरू कर दिया। तो ये अपने खर्चे निपटाने के लिए राजस्व की वसूली किया करते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदते थे, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाते थे। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं किसी देश में, तो इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी कि जब ब्रिटेन ने पूरा अपना जो वर्चस्व है भारत देश पे जमा लिया था, यहाँ के राजाओं को अपने अंडर में कर लिया, यहाँ के सामंतों को अपने अंडर में कर लिया, और हर चीज़ के लिए ये राजस्व की वसूली करने लगे। धीरे धीरे यहाँ के कल्चर में चेंजेस आए, यहाँ के लोगों के रहन सहन में चेंजेस आए, यहाँ की पॉलिटिक्स में चेंजेस आने लग गए, इकोनॉमी यहाँ की चेंज हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर प्रेशर में हो रही थी? ब्रिटेन के। तो यहाँ पर ये एक उपनिवेश थे, है ना, उपनिवेशीकरण इसको कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही अब जब आप इन चार चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों के लिए को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, यानी कि सबका अपना अपना एक इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा था कि हर व्यक्ति विशेष या शासक वर्ग या आम जन या जो व्यापारीकरण है, इनके ऊपर, सबके ऊपर ब्रिटिश के उपनिवेश बनने का असर दिखाई दे रहा था। इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। भाग 3 है, हम किस तरह से जानते हैं। अब देखिए, भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले ये है एक स्रोत नंबर 1 हम देख लेते हैं। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। 1946 में भारत की उपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उसके नमूने कुछ इस प्रकार है। ये है बम्बई प्रेसिडेंसी थी ये। इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि सेना और जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं।
फिर है कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। फिर है विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। और ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 फाइल संख्या, ठीक है, ये था, यानी 21 मई 1946 की ये एक रिपोर्ट है फाइल। गृह राजनीतिक विभाग है ये भारत सरकार का, ये इनकी एक रिपोर्ट थी। अब हम बात करते हैं प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक प्रमुख साधन थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई, ठीक है। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए जब कोई एक वर्ग नाराज़ होता है तो वो जाकर ज्ञापन देता है, यानी कि अपनी समस्याएं एक पत्र रूप में लिखकर संबंधित अधिकारी को दिया जाता है, ताकि वो अपना जो मैसेज है वो एक हायर अथॉरिटी के लिए कन्वे कर सकें। तो ये टिप्पणी है। टिप्पणी का मतलब होता है रिमार्क, कि कोई चीज़ सही है, गलत है, हम उससे खुश हैं, ना खुश हैं। एक समालोचना जो होती है वो टिप्पणी के रूप में आती है। और प्रतिवेदन भी इसी तरह से ही है। इनकी आधारित संस्कृति यहाँ पर पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके पास अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। अभिलेखागार बोलते हैं इन्हें, रिकॉर्ड रूम बोलते हैं, आर्काइव, है ना। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार बनाए गए और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। जैसे राजस्थान का जो ये अभिलेखागार है वो कहाँ पर है, बीकानेर में है, ठीक है। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। अब उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं ये खुशनवीसी लिखा जाता है इन्हें, या सुलेखनवीस, सुलेखन यानी सुंदर लिखने वाले, है ना। और ये बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई जो है तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अब आगे देखिए, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करवाने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी थी। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि प्रथम जनगणना जो है वो कब हुई थी, 1972 में हुई थी, ठीक है।
फिर है जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ये चीज़ें तो अच्छी की गई थी कि हमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करने का, उसके बारे में जानने का मौका मिल रहा था। जो हमारे यहाँ जो वेजिटेशन है उसका सर्वे किया जा रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होने जा रहे थे, मानव शास्त्रीय थे, वन सर्वेक्षण थे, तो ये चीज़ें अच्छी भी थी। फिर ये है शरीफे का पौधा। शरीफा एक पौधा होता है। शरीफे का 1770 का दशक है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूने के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किस तरह से इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेश के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, अब देखिए अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी। अब एक बार इन चित्रों को देख लेते हैं जरा। बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। ये है जेम्स प्रिंसेप। ये जेम्स प्रिंसेप कौन से हैं? जिन्होंने अशोक मौर्य के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा ये तस्वीर बनाई गई है कि यहाँ पर 1832 में सर्वेक्षण में उस इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। देखिए ये सारे जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो काम में आने वाले थे इस सर्वेक्षण में। इन सबको यहाँ पर ही रख दिया गया है आगे आगे, और बाकी जो व्यक्ति हैं जो पीछे खड़े हैं, और उसके बाद पीछे कुछ भारतीय समाज भी दिखाया जा रहा है। ये भी देखिए, ये सारे जो हैं ये उपकरण हैं जो इन कामों में, सर्वेक्षण के और मानचित्र बनाने के काम में लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो चित्र है, ये तस्वीर भी ध्यान से देखिए। इसमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। ये किसने लिखा है? ये अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया है। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये 1857 के विद्रोही हैं। इनको लगता है कि ये इनको लूटने आए हैं, जबकि लूट कौन रहा था ये सर्वविदित है। अब ये इंसानों के खाने लायक नहीं है। ये क्या चीज़ है? अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। 1946 में पुलिस की हड़ताल की एक खबर दी गई है न्यूज़पेपर में। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सवेरे सवेरे अपने कम वेतन और पूरी पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। और ये खबर किसने पब्लिश की है? हिंदुस्तान टाइम्स ने की है 22 मार्च 1946 के अपने एडिशन में। अब देखिए,
सरकारी अफसर क्या सोचते थे हम रिकॉर्ड्स के बारे में, उनकी दिलचस्पी किस में थी, बाद के लिए वो किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें समझने में ये मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनको उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को तलाश करने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राएं, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में भी बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। तो चलिए, आज हमारा चैप्टर जो होता है यहाँ पर पूरा। जल्द ही मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। तो इजी लाइफ चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना जो तैयारी है रीड की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, उसका बेस तैयार करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।